भारत का इतिहास अद्भुत कहानियों से भरा हुआ है। समृद्ध सभ्यताओं, धर्मों और संस्कृतियों का ऐसा संगम जिसकी शुरुआत पाषाण युग यानी पेलियोलिथिक एज तक जाती है। भारत की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है और सदियों से विश्व मंच पर अपनी भूमिका निभाती आ रही है। आज भी भारत की पहचान उसी गौरवशाली विरासत से जुड़ी हुई है। हालांकि भारत के पूरे इतिहास को एक ही वीडियो या कहानी में समेटना असंभव है, फिर भी ये विषय इतना रोचक है कि इसमें डूब जाना पूरी तरह से सार्थक है। पाषाण युग से शुरुआत। गुफाओं में बनी चित्रकारी और पत्थर के औजारों के प्रमाण बताते हैं कि भारत में मानव गतिविधि के शुरुआती संकेत लगभग 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व यानी BC के बीच के हैं। हालांकि उस समय की सभ्यताओं का विस्तृत विवरण नहीं मिलता, लेकिन ये स्पष्ट है कि भारत में बहुत प्राचीन काल से मनुष्य रहते आए हैं। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की पहली महान और विकसित सभ्यताओं में से एक थी हड़प्पा सभ्यता, जो संभवतः पहली कुछ हजार वर्षों ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास फैली थी और इसकी खासियतें थीं अपनी लिपि यानी राइटिंग सिस्टम, उन्नत सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, शानदार नगर योजना, पक्के मकान, सड़कें, जल निकासी, प्रभावशाली शहर और वास्तुकला। ये सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास खत्म हो गई। इसके पतन के कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसकी वजह हो सकती है लगातार बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं या फिर पश्चिम और मध्य एशिया से आए आक्रमणकारी। वैदिक आर्य सभ्यता। इसके बाद भारत के इतिहास में एक नई पहचान सामने आई, वैदिक आर्य। ये लोग बाहर से आए प्रवासी थे जो संस्कृत के शुरुआती रूप का उपयोग करते थे और अपनी जनजातीय पहचान बनाए रखते थे। इन्हें वैदिक इसलिए कहा गया क्योंकि इनके समय की जानकारी हमें 4 वेदों से मिलती है। ये वेद आज भी हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों में माने जाते हैं। लगभग 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता ने भारत के बड़े हिस्से में अपनी संस्कृति फैला दी थी। वैदिक विचार और समाज व्यवस्था। वैदिक आर्यों ने जीवन दर्शन बताया कि खुशी और मुक्ति कर्म, नैतिकता और धर्म से मिलती है। व्यक्ति का रास्ता जीवन में उसकी स्थिति पर आधारित हो सकता है, लेकिन उसे सच्चा, धार्मिक और अच्छा होना चाहिए। साथ ही उन्होंने समाज को वर्गों में बांटने की शुरुआत भी की। ये व्यवस्था शुरू में 3 स्तरों में थी: ब्राह्मण यानी पुजारी वर्ग, क्षत्रिय यानी योद्धा वर्ग, वैश्य यानी सामान्य व्यापारी या किसान वर्ग। 16 महाजनपद और मौर्य साम्राज्य। समय के साथ आर्य सेटलमेंट्स बढ़ते गए और उत्तर भारत में 16 बड़े राज्य यानी महाजनपद बने, जैसे गांधार, कोशल, कुरु, मगध। इनमें मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मगध ने विस्तार किया और बना श्रेष्ठ मौर्य साम्राज्य। ये भारत का पहला महान इंपीरियल साम्राज्य माना जाता है। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र यानी आज का पटना, और यहाँ बने भव्य मंदिर, पुस्तकालय, महल, यहाँ तक कि एक विश्वविद्यालय भी। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन और सेना बहुत मजबूत थी और व्यापार भी बेहद सफल रहा। अशोक और बौद्ध धर्म का प्रसार। चंद्रगुप्त के पोते और तीसरे राजा सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए भारी रक्तपात के बाद अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे भारत में इसे फैलाने का प्रयास किया। भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम का जन्म 560 ईसा पूर्व माना जाता है और अशोक के समय में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। शुंग वंश और आगे की शक्तियाँ। मौर्य साम्राज्य 2री शताब्दी ईसा पूर्व में कमजोर हो गया और अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या के बाद 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। कुछ कथाओं में पुष्यमित्र पर बौद्धों को सताने का आरोप मिलता है, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। इसके बाद भारत में कई शक्तियां आईं, जिनमें प्रमुख थी कुषाण साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य का व्यापार चीन, फारस और रोम तक सिल्क रोड के जरिए फैला था। कुषाण शासक कनिष्क ने 1 शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म को अपनाकर उसे और आगे बढ़ाया। सन 75 ईस्वी में कुषाणों ने शक संवत की शुरुआत की। दक्षिण भारत के राज्य। दक्षिण में भी कई शक्तिशाली राज्य उभरते रहे, जैसे सातवाहन, चेर, चोल, पांड्य।
ये राज्य आपस में संघर्ष भी करते रहे और अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाते रहे। सूर्य, गुप्त साम्राज्य, स्वर्ण युग। क्लासिकल एज में उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य उभरा, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल की पहचान थी कानून और व्यवस्था, कला, साहित्य और विज्ञान का विकास, संस्कृति का अद्भुत उत्थान। गुप्त शासक केवल युद्ध से नहीं बल्कि वैवाहिक गठबंधन और शांतिपूर्ण तरीकों से भी विस्तार करते थे। लेकिन 5वीं-6ठी शताब्दी में मध्य एशिया के हूण आक्रमणों के कारण गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ गया। भारत में इस्लाम का आगमन। इसके बाद भारत में एक बड़ा परिवर्तन आया, इस्लाम का आगमन। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के करीब 1 सदी बाद मुस्लिम सेनाएं भारत में आने लगी। उन्होंने सिंध, मुल्तान, सोमनाथ जैसे क्षेत्रों में अभियान चलाई। इन अभियानों के दौरान कई हिंदू मंदिरों को नुकसान भी पहुंचाया गया और कई स्थानीय राजाओं को हार का सामना करना पड़ा। राजपूतों का संघर्ष। राजपूतों ने लंबे समय तक विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया, लेकिन अंततः 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने राजपूतों को पराजित कर दिया। इसी के बाद धीरे धीरे भारत में दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू हुआ। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई कुतुबुद्दीन ऐबक से, गुलाम वंश। इसके बाद कई वंश सत्ता में आए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। 1398 में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली को हिला दिया और सल्तनत कमजोर होती गई। पानीपत और मुगल साम्राज्य। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने हरा दिया। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत समाप्त हुई और शुरू हुआ गुड़हू मुगल साम्राज्य। मुगलों ने 200 से ज्यादा वर्षों तक भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया और भारत में अद्भुत स्थापत्य जैसे ताजमहल, कला और संस्कृति का विकास, प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तार। लेकिन 18वीं शताब्दी के शुरू में विद्रोहों, मराठों और ब्रिटिश खतरे के कारण मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी और 1857 का विद्रोह। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से व्यापार के लिए भारत में मौजूद थी, लेकिन धीरे धीरे सत्ता बढ़ाने लगी। 1857 में भारतीय सैनिकों से शुरू हुआ विद्रोह पूरे देश में फैल गया और ये कहलाया आग। 1857 का विद्रोह यानी पहला स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिशों ने इसे दबा दिया, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया ने घोषणा की कि अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के नाम पर होगा। गांधी जी और स्वतंत्रता आंदोलन। इसके बाद स्वतंत्रता की लड़ाई और तेज हो गई। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कई आंदोलन शुरू किए। असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया आंदोलन। हालांकि कई बार आंदोलन सफल नहीं हुए, गांधी जी को गिरफ्तार भी किया गया और कई लोग शहीद भी हुए, लेकिन आज़ादी की लौ बुझी नहीं। भारत की आज़ादी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिस्थितियां बदलीं। ब्रिटेन में नई लेबर सरकार सत्ता में आई, जो भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अधिक सहानुभूति रखती थी, और अंततः 14-15 अगस्त 1947 की रात भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना।